हम यहाँ गोचरों की चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान में हम गुरु ग्रह के गोचर की बात कर रहे हैं। विभिन्न राशियों, विभिन्न लग्नों के लिए गुरु ग्रह किस प्रकार से फल देने वाले हैं उस बारे में चर्चा कर रहे हैं। शुभं गुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहाँ पर यानी कि हमारे इस चैनल पर ज्योतिष शास्त्र को जान रहे हैं और हमारी कोशिश यह रहती है कि बहुत ही गहराई से हम आपके सामने विषय को रख सकें ताकि आप लोगों को ज्योतिष शास्त्र की बारीकियों का भी ज्ञान हो सके। हम वर्तमान में गोचरों पर चर्चा कर रहे हैं। आज से पूर्व हम राहु केतु के गोचर के बारे में चर्चा कर चुके हैं और इससे पूर्व हमने गुरु के मेष लग्न में गोचर के बारे में चर्चा भी की है। तो आप इन सभी वीडियोस को आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं और इससे पूर्व के जितने भी हमारी श्रृंखलाएं हैं, जो भी हमारे वीडियोस हैं, उन सबको भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्टों में देख सकते हैं। और हम जो जानकारी आप लोगों के लिए उपलब्ध कराते हैं, यदि वह आपको उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आपसे हमेशा अनुरोध करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले जो ज्ञान के वीडियोस हैं वह आपको समय से प्राप्त होते रहें। और हमारा वादा हमेशा की तरह यही रहेगा कि जो भी हम आपके समक्ष जानकारी रखेंगे वह गहराई को छूती हुई होगी। आज का विषय प्रारंभ करते हैं। आज हम वृषभ लग्न या वृषभ राशि, आप जिस प्रकार भी समझना चाहें, हम तो कहते हैं कि गोचरों को आप दोनों से ही देखें और दोनों से देखने के बाद, यानी कि अगर आपका लग्न और राशि अलग अलग है तो आप इन दोनों को समझ लें। दोनों को समझने के बाद में उन दोनों का अनुपातिक विश्लेषण निकालें और गोचरों को अपने जीवन में किस प्रकार से प्रभावी होते हैं वह समझें। और गोचरों को देखने के लिए हम आपसे हमेशा कहते हैं, सबसे पहले इस बात को जान लें कि यदि संबंधित ग्रहों का समावेश आपकी दशाओं में होता है कहीं भी, तभी आप गोचरों को अपने जीवन में प्रभावी समझें। अत्यधिक प्रभाव की बात कर रहे हैं। सामान्य प्रभाव समस्त मानव जाति पर होता है, लेकिन जो विशेष प्रभावों की हम बात करते हैं, उन विशेष प्रभावों को प्राप्त करने वाले वही जातक होते हैं जिनकी कुंडली में दशाओं में, यानी कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, यहां कहीं भी यदि संबंधित ग्रहों का समावेश हो रहा है तो संबंधित ग्रह कौन से? एक वह जिसके गोचर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरा वह जिस भाव में वह गोचर करता है उस भाव का स्वामी। जब हम नक्षत्र अनुसार समझते हैं तो नक्षत्र स्वामी, और जब नक्षत्र में चरणानुसार समझते हैं तो चरण का स्वामी। यदि इनमें से किसी का भी समावेश उस समय अवधि में आपकी दशाओं में हो रहा हो, तब आप इस गोचर को अपने जीवन में प्रभावी समझें, शुभ या अशुभ जैसा भी हो। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि की कर रहे हैं। और जैसा कि हम आपको पूर्व में ही बता चुके हैं कि देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश मीन राशि में 13 अप्रैल 2022 को हो चुका है। मीन राशि में प्रवेश करने के साथ साथ यह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में भी प्रवेश कर चुके हैं। अब हम यहां से सबसे पहले वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु की स्थिति को समझेंगे। तो वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर उनके 11वें भाव से हो रहा है, यानी कि लाभ भाव से हो रहा है। और गुरु स्वयं लाभ भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो यहां हम आय में वृद्धि देखेंगे, लाभ में वृद्धि देखेंगे। तो यहाँ वृषभ लग्न के जातकों के लिए आय में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा,
छोटी यात्राओं से लाभ प्राप्त होगा। संतान से संबंधित चिंताएं यहां बढ़ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई समस्या चल रही है तो उस समस्या से छुटकारा इस गोचर काल में हो सकता है। साथ ही साथ संतान से सुख प्राप्त होगा या संतान को सुख प्राप्त होगा। इसी प्रकार जीवन साथी से सुख प्राप्त होगा या जीवन साथी को सुख प्राप्त होगा। दोनों ही बातें हो सकती हैं। सुख की बात होगी तो दोनों को सुख प्राप्त होगा और दोनों से सुख प्राप्त होगा। जिन जातकों का विवाह होना भी बाकी है और विवाह योग्य उम्र है तो इस गोचर काल में विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यानी कि जो अविवाहित है उनका विवाह हो सकता है। व्यापार व्यवसाय में वृद्धि की बात भी हम यहाँ करेंगे, कार्यक्षेत्र में वृद्धि की बात करेंगे। जो जातक नौकरी कर रहे हैं उन्हें पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। धन लाभ की प्रबल संभावनाएं इस गोचर काल में बनती हैं और विशेषकर विदेश से जुड़कर धन प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चूंकि हम 11वें भाव से इच्छाओं की बात करते हैं, इच्छा पूर्तियों की बात करते हैं, तो यह जातक के सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला समय है। यहां सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति भी होगी और आपके द्वारा की गई मेहनत का यहां पर एक अच्छा फल प्राप्त होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि इस गोचर काल में जब हम मेहनत की बात करेंगे तो गुरु की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर भी है। गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है तो पंचम से अच्छी बातें करेंगे। गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है तो सप्तम से अच्छी बातें करेंगे। तो यह सभी फल आपको अच्छे प्राप्त होने वाले हैं। ज्ञान में वृद्धि होगी, शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी, लेकिन हाँ, स्वास्थ्य में गिरावट के आसार इस गोचर काल में बनती है। तो थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं अवश्य रहेंगी, तनाव रहेगा, लेकिन आप यहाँ इस बात को भी समझ सकते हैं कि लाभ यहाँ पर भौतिकता में बहुत अधिक प्राप्त होने वाला है। जो हम नक्षत्रों की बात करते हैं, नक्षत्र अनुसार फल की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण की बात करेंगे, जहां गुरु ग्रह का प्रवेश 13 अप्रैल को ही हो चुका है और 28 अप्रैल तक गुरु ग्रह का गोचर इसी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में रहने वाला है। यहां नवांश की ऊर्जा जो प्राप्त होती है वह कर्क नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो चंद्र की बात करते हैं, चंद्र इस लग्न वालों के लिए तृतीय भाव का स्वामी है। तो हम यहाँ मेहनत के फलों की बात करेंगे, मेहनत के अच्छे फल प्राप्त होंगे, पराक्रम बढ़ने की बात करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ अष्टम से संबंधित बात करेंगे, क्योंकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी गुरु है, यहाँ अष्टम और 11वें का स्वामी है। तो धन लाभ की स्थिति की बात तो करेंगे। इस प्रकार का धन प्राप्त होगा जिसके लिए आपको बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ तनाव और चिंताएं भी इस नक्षत्र चरण के गोचर काल में बढ़ जाएंगी। फिर हम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात करेंगे 28 अप्रैल के बाद। यहां फिर वही बात आएगी कि शनि का गोचर 29 अप्रैल को जब कुंभ राशि में हो जाएगा तो गुरु पापकर्तरी योग में आ जाएंगे। तो यहां जो फलों की बात करेंगे वह थोड़े से न्यून हो जाएंगे। यानी कि यदि अच्छे फल प्राप्त हो रहे हैं उनमें भी न्यूनता देखी जा सकती है और यदि बुरे फल प्राप्त हो रहे हैं तो उनमें भी न्यूनता देखी जा सकती है। तो गुरु ग्रह जो भी फल देना चाहेंगे उन फलों में न्यूनता यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात हो रही है, शनि का नक्षत्र है और शनि स्वयं अपनी ही राशि में आ रहा है, तो हम अच्छे फलों की बात तो यहाँ पर समझेंगे। और चूंकि शनि वृषभ राशि में, वृषभ लग्न में नवम भाव का और दशम भाव का स्वामी है, यानी भाग्येश है और कर्मेश है। भाग्य में वृद्धि की बात करेंगे, कार्यक्षेत्र में वृद्धि की बात करेंगे, कार्यक्षेत्र में सफलता की बात करेंगे। इस नक्षत्र के गोचर काल में भाग्य पूरा पूरा साथ देने वाला है। और केवल प्रथम चरण की यदि बात करेंगे तो प्रथम चरण में हमें सिंह नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है। इस लग्न में सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है, तो हम चतुर्थ भाव में से भूमि की बात करेंगे, भवन की बात करेंगे, तो इनके सुखों की बात करेंगे। और जब हम माता की बात करेंगे तो माता के सुखों की वृद्धि हम देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट भी देखी जा सकती है। आप जब भी किसी गोचर को समझें तो आपकी कुंडली में उस ग्रह की स्थिति को भी समझना आवश्यक है। यहां हम सूर्य की बात कर रहे हैं, यानी कि सिंह नवांश से सूर्य की ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो हमें कुंडली में सूर्य की स्थिति को देखना भी अति अनिवार्य है। यदि अच्छी स्थिति में है तो अच्छे फलों की उम्मीद रखें, यदि बुरी स्थिति में है तो यह फल पलट भी सकते हैं। इस प्रकार से भी हमको गोचरों को समझना अति आवश्यक है। केवल कह भर देने से कि बहुत अधिक अच्छा होगा या बहुत अधिक बुरा होगा,
आप बिल्कुल भी यकीन ना करें। फिर देवगुरु बृहस्पति का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में होगा। तो हम यहाँ द्वितीय चरण में कन्या नवांश की ऊर्जा देखेंगे, तो बुध की ऊर्जा की बात करेंगे। तो बुध यहाँ धन स्थान का स्वामी है और पंचम स्थान का स्वामी है, तो धन के संचित होने की बात करेंगे। धन संचय के प्रबल योग यहाँ पर उपलब्ध होती है, क्योंकि हम बुध की स्थिति को भी कुंडली में अवश्य देखें। यदि बुध बुरी स्थिति में गया हुआ है तो हो सकता है कि धन संचय में थोड़ी सी कमी आ जाए, लेकिन गोचर के अनुसार धन संचय की प्रबल स्थिति बनती है। साथ ही साथ संतान से सुख की प्राप्ति भी होती है। उसके बाद हम जब तृतीय चरण की बात करेंगे, तृतीय चरण में यह गोचर 4 जून को होने वाला है। तो हम 4 जून से लेकर 1 जुलाई तक इस गोचर काल को समझेंगे। तो तृतीय चरण में हमें तुला नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है, शुक्र की ऊर्जा प्राप्त होती है, और शुक्र यहां पर लग्नेश है, साथ ही साथ यहां पर षष्ठेश है। तो यहां रोगों में वृद्धि होगी, रोग बढ़ेंगे, व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं कोई गिरावट आ सकती है। और जब गुरु वक्र होंगे और पुनः इन्हीं नक्षत्र चरणों में प्रवेश करेंगे, तब यही स्थितियां बिल्कुल पलट जाएंगी। आप वहां इन्हें इस प्रकार से समझ सकते हैं। और जब गुरु का प्रवेश 1 जुलाई को चतुर्थ चरण में होगा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, तो यहां से हम 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक इन स्थितियों को थोड़ा सा समझ सकते हैं। और 12 जुलाई के बाद जब शनिदेव वक्र होकर मकर राशि में चले जाएंगे, वहां से हम स्थितियों को और अधिक सुधरते हुए देखेंगे। तो यहां चतुर्थ चरण में वृश्चिक नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि मंगल की ऊर्जा प्राप्त होती है। और मंगल यहां इस लग्न वालों के लिए व्ययेश है, साथ ही साथ सप्तमेश है। हम यहां व्यय की अधिकता देखेंगे। व्यय की अधिकता देखने के साथ साथ हम यहां जीवन साथी से सुखों में बढ़ोतरी देखेंगे, या जीवन साथी के सुखों में बढ़ोतरी देखेंगे। पुनः यह पुनरावृत्ति होगी। गुरु तृतीय चरण में प्रवेश करेगा, फिर द्वितीय चरण में प्रवेश करेगा, फिर प्रथम चरण में प्रवेश करेगा। जब गुरु वक्री स्थिति में होंगे तो हम यहां पर स्थितियों को और अधिक बेहतर देखेंगे। यानी जहां आप देख रहे हैं कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, जहां जहां आपको यह दिखाई देता है कि जो फल है वह बुरे प्राप्त होने वाले हैं, वहां आप अच्छे फलों की उम्मीद कर लें। और जहां आपको यह दिखाई दे रहा है कि अच्छे फल प्राप्त होने वाले हैं, वहां आप और अच्छे फलों की उम्मीद कर लें, क्योंकि गुरु बुरा तो करते ही नहीं है। वक्र होने की स्थिति में 11वें भाव में गुरु अच्छे फल ही देने वाले हैं। इसलिए हम यहां पर जब पुनरावृत्ति होगी तब अच्छे फलों की बात करेंगे। और फिर 17 जनवरी के बाद जब शनिदेव पुनः मकर राशि में आ जाएंगे, तो उसके बाद के गोचरों में हम फिर न्यूनता देखेंगे। तो गुरु ग्रह का गोचर इस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चलने वाला है, वह 24 फरवरी तक चलने वाला है। तो हम 17 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक पुनः गिरावट देखेंगे। यानी जहां जहां हमने अच्छे फल कहे हैं वहां हम न्यूनता देखेंगे, और जहां जहां हमने बुरे फल कहे हैं वहां भी हम बुरे फलों में भी न्यूनता देखेंगे, यानी कि हम अच्छे फलों की उम्मीद कर पाएंगे। 24 फरवरी के बाद में गुरु ग्रह का गोचर रेवती नक्षत्र में होगा। रेवती नक्षत्र स्वामी बुध होता है, और जब बुध की बात करते हैं तो यहाँ धनेश और पंचमेश है। तो धन के सुख की बात करेंगे, संतान से सुख की बात करेंगे, संतान के सुख की बात करेंगे, साथ ही साथ ज्ञान के सुख की बात भी करेंगे। तो यहाँ ज्ञान प्राप्ति के भी योग इस नक्षत्र काल में बनेंगे। तो जब हम प्रथम चरण की बात करेंगे, रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में जब गुरु का प्रवेश होगा, यानी कि 24 फरवरी को, तो वहां से हम धन को समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ धनु नवांश की ऊर्जा प्राप्त होगी। और जब धनु नवांश की ऊर्जा प्राप्त होगी तो धन लाभ की बात करेंगे, रुके हुए धन को प्राप्त करने की बात करेंगे। यहाँ अष्टम से संबंधित है, तो अष्टम से हम रुके हुए धन की बात करते हैं, रुके हुए धन प्राप्ति की बात करते हैं। ऐसे धन की बात करते हैं जिसके लिए आपको बहुत अधिक प्रयास ना करना पड़े, बहुत अधिक मेहनत ना करनी पड़े। तो हम ग्रेचुटी के धन की बात करते हैं, बीमे के धन की बात करते हैं। इस प्रकार के धन की प्राप्ति इस नक्षत्र चरण के गोचर काल में संभव है। जब हम द्वितीय चरण की बात करते हैं तो द्वितीय चरण में यहाँ मकर नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी शनि की ऊर्जा प्राप्त होती है। और शनि का जुड़ाव यहाँ इस लग्न वालों के लिए भाग्य भाव से है,
और साथ ही साथ कर्म भाव से है। भाग्य के साथ की बात करेंगे, भाग्य वृद्धि की बात करेंगे, कर्म क्षेत्र में यानी कार्य क्षेत्र में सफलता की बात करेंगे। हम धर्म के क्षेत्र में सम्मान की बात भी यहां इस नक्षत्र चरण के गोचर काल में जातकों के लिए करेंगे। जब हम तृतीय चरण की बात करेंगे, तृतीय चरण रेवती नक्षत्र का शनि पुनः वही नवम भाव और दशम भाव की बात करेंगे, तो यहां हम विशेष रूप से दशम भाव की बात करेंगे। यानी कि 25 मार्च को जब तृतीय चरण में गुरु ग्रह का प्रवेश हो जाएगा, तो 25 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक हम वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातकों के जीवन में उन्नति देखेंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। हाँ, उच्चाधिकारियों से थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन बिगड़ेगा कुछ भी नहीं। वह सब मतभेद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और उन्नति प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। जब हम रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण की बात करेंगे, यानी कि 8 अप्रैल को जब गुरु ग्रह रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे, तो यहां पर मीन नवांश की ऊर्जा प्राप्त होगी और गुरु ग्रह स्वयं मीन राशि के स्वामी है, तो गुरु की ऊर्जा प्राप्त होगी। तो हम विदेश गमन की बात करेंगे, विदेश यात्रा की बात करेंगे, विदेश से संबंधों की बात करेंगे और विदेश से जुड़कर धन प्राप्ति की बात करेंगे। धन प्राप्ति यहां पुनः वही वाली स्थिति है, बीमे का धन प्राप्त हो सकता है, ग्रेचुटी का धन प्राप्त हो सकता है, कोई इस प्रकार का धन प्राप्त हो सकता है जिसकी की संभावनाएं आपको नहीं है, लेकिन आपको प्राप्त होने की पूर्ण योग बनती है। यह जो स्थिति है वह 22 अप्रैल तक चलने वाली है और 22 अप्रैल के बाद गुरु का गोचर मेष राशि में हो जाएगा। और जब यह गोचर होगा तो हम पुनः आपके सामने गुरु के गोचर की एक अगली कड़ी लेकर उपस्थित होंगे, यानी कि अगले साल। यहां तक जो हमने आपको जानकारी दी, यदि वह आपको उपयोगी लगती है, सटीकता के नजदीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके, उनके नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में पहुंच सके। अगले वीडियो में हम मिथुन लग्न, मिथुन राशि की बात करेंगे, यानी कि गुरु ग्रह का गोचर मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार का होने वाला है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और यकीन जानिए कि हम नक्षत्र अनुसार और नक्षत्र पदानुसार चर्चा करेंगे, तो गहराई आपको प्राप्त होगी। हम इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। कारण सिर्फ इतना है कि हम चाहते हैं कि आप तक गहराई पहुंचे। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।